अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के बाद रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 6 और थेराप्यूटिक्स के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। बहुत सिंपल है, वो कहते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। काइनेटिक का हमें मतलब पता है कि क्या होती है, मूवमेंट होती है, स्पीड ऑफ द मूवमेंट होती है। तो वो कहते हैं कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सेम रहती है। अब वेलोसिटी को हम सेम किस तरह से रखते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर हम एक वेलोसिटी सेट कर देते हैं। हम कहते हैं इतनी रेंजेस या इतने यूनिट पर सेकंड, इतनी डिग्रीज पर सेकंड आपने रेंज मूवमेंट जो है वो करवानी है, ठीक है। वो डिटरमाइंड होती है, वो प्री डिटरमाइंड होती है और थ्रू आउट द मूवमेंट जो है वो कांस्टेंट रहती है बाय अ रेट लिमिटिंग डिवाइस, जो कि उसको कांस्टेंट रखता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर, ठीक है। क्या होता है, हम वेलोसिटी को थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं रखते, ठीक है। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट आती है। अब वो कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द लिम्ब मूवमेंट नॉट द लोड रिमेन कांस्टेंट। अब इससे क्या मुराद होती है? कहते हैं लिम्ब की मूवमेंट यानी लिम्ब ने 0 to 120 डिग्री तक जो है वो मूव करना है, उसकी स्पीड कितने टाइम के अंदर उसने पूरी मूवमेंट कंप्लीट करनी है वो हम प्री डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर रेजिस्टेंस यानी लोड जो है वो भी हम कांस्टेंट रखें। तो वो कहते हैं कि ये लोड जो है वो वेरी करता है थ्रू आउट द एक्सरसाइज। और पता है ये लोड किस पे डिपेंड करता है? ये लोड डिपेंड करता है आपके मसल के ऊपर। यानी आपका, देखिए हमें पता है ना कि एक मसल जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए टेंशन जनरेट करता है। तो आपका मसल जितनी ज्यादा टेंशन जनरेट करेगा उतनी ही टेंशन जो है वो एक डिवाइस के ऊपर जो है उसके ऊपर लगेगी और वो डिवाइस उसी के नतीजे में जो है वो उतना ही ज्यादा लोड आपके मसल्स के ऊपर प्लेस करेगा, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब जितनी स्पीड में आप मूवमेंट करेंगे, जितनी फोर्स के साथ आप मूवमेंट करेंगे, जितनी आप टेंशन जनरेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा टेंशन जो है वो आपको रिवर्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये चीज है इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहते हैं बिकॉज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडजस्ट टू द एफर्ट अप्लाई टू द इक्विपमेंट, यानी जो पेशेंट एफर्ट अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज आर आल्सो कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। अब अकोमोडेशन का मतलब ही हमें पता है यही होता है कि कोई भी आपके ऊपर जो है वो एनर्जी फोर्स लग रही है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता से क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, ठीक है। उसको आप कहते हैं दिस आर द अकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो यही कह रहा है कि अगर आपके डिवाइस के ऊपर आप जितना लोड लगा रहे हैं, आपका डिवाइस उतना ही आपको लोड दे रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें इसके साथ करती है, इसलिए हम कहते हैं दीज आर द अकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। उसके बाद वो कहता है कि एन आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर क्वालिफाइज द वेरिएबल टॉर्क एंड अकोमोडेट्स द एंड एडजस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सो वेलोसिटी इज हेल्ड कांस्टेंट। अब इसमें क्या करता है, एक्सटर्नल, देखें हमें पता है कि अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट द मूवमेंट कांस्टेंट रह रही है, आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट भी कांस्टेंट रह रही है, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर काम करने से क्या होगा कि जो आपका मसल है उसके अंदर क्या हो जाएगी, फटीग हो जाएगी। अब आपका मसल फटीग हो गया, उसके बावजूद आप लोड सेम रख रहे हैं, उसके बावजूद आप स्पीड सेम रख रहे हैं, तो वो तो पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। इसीलिए वो कहता है कि ये अकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं जिसमें जो आपका डायनामोमीटर है वो स्पीड को सेम रखता है लेकिन आपका लोड को वेरिएबल करता रहता है कि किसी भी कोस्ट के ऊपर हमने स्पीड पूरी रखनी है लेकिन जो लोड है, रेजिस्टेंस है, वो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। उसके बाद कहते हैं व्हेन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन वर्टिकल प्लेन, जब भी वर्टिकल प्लेन के ऊपर एक्टिविटीज हो रही होती है तो हमें पता है वर्टिकल प्लेन के ऊपर क्या एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी। तो कहते हैं इस दौरान जो आपका मसल है उसके अंदर जो आपका डायनामोमीटर है वो क्या करता है, ग्रेविटी और मसल फोर्स दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो आपकी रेजिस्टेंस को क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग इन एक्सरसाइजेस को हमेशा लेटर स्टेजेस के ऊपर इंटीग्रेट कराते हैं क्योंकि कांस्टेंट जो है वेलोसिटी रहनी होती है, तो इसके अंदर चूंकि वो वाला सारा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाता है कि पेशेंट को फटीग ना हो जाए, और चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी रह रही होती है तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि पेशेंट का मसल जो ऑलरेडी इंजर्ड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम काम कराते हैं लेटर स्टेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, जिस तरह हम लोगों ने हर चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे पढ़ेंगे इसी तरह इसकी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अंदर नंबर 1 है हमारे पास वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रीसेट कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और आपकी ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है कि आप ट्रेनिंग के किस लेवल के ऊपर है और आपकी ट्रेनिंग का मोड क्या है, आपकी ट्रेनिंग किस तरह का गोल अचीव करना चाह रही है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें रेंज एंड ट्रेनिंग वेलोसिटीज के अंदर उसने हम लोग को बताया हुआ है कि अगर आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं तो आइसोमेट्रिक के अंदर हमें पता है कि मूवमेंट नहीं होनी होती, ठीक है। उसमें सिर्फ एक लोड प्लेस हो रहा होता है, किसी भी तरह की विजिबल ज्वाइंट मूवमेंट या विजिबल मसल मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रही होती। सिर्फ आप जब पैल्पेट करते हैं तो आपको उस वक्त स्लाइड से कॉन्ट्रैक्शन मसल के अंदर फील होती है, ठीक है। तो जो है ना आपकी लेंथ सेम रह रही होती है, लेंथ चेंज नहीं हो रही होती है, तो इस दौरान कोई रेंज गेन नहीं हो रही होती है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि हम 0 डिग्री पर सेकंड के ऊपर है वो आइसोमेट्री के अंदर एडजस्ट करते हैं व्हाइल द लोड इज स्टिल अप्लाइड, ठीक है। जबकि अगर आप स्लो की बात करें तो स्लो के अंदर वो कहते हैं 30 to 60 डिग्री तक ही मूवमेंट होगी पर सेकंड। इस तरह मीडियम के अंदर 60 to 180 और फास्ट के अंदर उसने कहा है कि 180 to 240 या 360 तक भी जा सकती है।
अच्छा, उसके बाद उसने लिखा हुआ है ट्रेनिंग वेलोसिटी शुड बी स्लोअर फॉर ई सेंट्रिक। अगर आप ई सेंट्रिक एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, अगेन मैं बार बार ये बात करती हूँ कि ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जब भी आपने वेट को लोअर करना होता है तो आपको एक्सेसिव कंट्रोल चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपका मसल लेंथन हो रहा होता है। तो उस दौरान हमारी जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी स्लो ही होनी चाहिए। वो अगर आप बहुत स्पीड में कराएंगे तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रेसिप्रोकल। हमें पता है कि हमारे पास एक फिनोमिनन होता है जिसको हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी कहते हैं। ये सिंपल वर्ड्स के अंदर आप उसको कह सकते हैं कि अगर आपका एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट द सेम टाइम आपका दूसरा मसल क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है एंटागोनिस्ट मसल एक्शन। इसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नी की बात करें तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रिसेप मसल के ऊपर आपने जो है ना वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस करानी है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, ठीक है। फौरन से जब आपका क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करा होगा तो आपका हैमस्ट्रिंग क्या करोगे, रिलैक्स करो। कहते हैं कि आपने स्टार्टिंग में क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसी के बाद आप फौरन शिफ्ट हो गए, आपने क्या करा दिया, हैमस्ट्रिंग को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। यानी आपने कॉन्ट्रैक्शन किसके स्टार्ट की, क्वाड्स के स्टार्ट की, और फिर आपने दोबारा से किसको करा दिया, हैमस्ट्रिंग को करा दिया। हैमस्ट्रिंग जो पहले क्वाड्रिसेप की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रिलैक्स कर रहा था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपका जो क्वाड्रिसेप्स है वो इसमें रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। हमें पता है एक साइड के मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया, ऑपोजिट रिलैक्स हो रहा था, फिर आपने दोबारा से जो ऑपोजिट वाले हैं उनको क्या कराया, कॉन्ट्रैक्ट कराया, और दूसरा जो आपका मसल है वो क्या हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था। दिस इज द रेसिप्रोकल, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हमारे पास आती है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड से मुराद यही है कि फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रिसेप्स की जो है वो आइसोकाइनेटिक करा रही हूँ, तो थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम या थ्रू आउट द ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, सिर्फ क्वाड्रिसेप्स ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रेनिंग। वो कहते हैं कि ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं वेलोसिटी स्पेसिफिक होती हैं। हमें पता है किसी भी स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद होती है कि हमने जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जिस भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर, जिस भी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर करवाई होती है, उसका जो गेन होता है वो उसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर, उसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के ऊपर हो रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने मीडियम वेलोसिटी के ऊपर पेशेंट को एक्टिवेशन कराई है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराई है, तो उसका जो सारा गेन होगा, यानी जो उसके अंदर सारी एनर्जी या मसल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई होगी, वो सिर्फ इस मीडियम के अंदर हुई होगी, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज वेलोसिटी स्पेक्ट्रम रिहैबिलिटेशन। हम आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं और जिस वेलोसिटी के अंदर ट्रेनिंग कराते हैं उसी तरह का इसमें जो है वो होता है। ऑल्दो इसमें वो कहते हैं कि एविडेंस जो है वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कंप्रेसिव फोर्सेस। ये तो बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि जब भी आपका, हमें पता है जब भी हमारा कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो जॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस जनरेट करता है, जिनको हम कहते हैं दीज आर द कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने एक बात लिखी हुई है, मसल फोर्स डिक्रीजेस, यानी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स कम होती है जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। फास्टेड वेलोसिटी होगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स कम होगी। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स कम होगी तो जॉइंट के ऊपर जो कंप्रेसिव लोड है वो भी कम आएगा। इसीलिए वो कहता है कि फास्टर वेलोसिटीज के अंदर मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स कम होती है, जॉइंट के अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस कम होती हैं, ठीक है। ये सिंपल बात है और ये सारी बातें हम लोगों को उसी से अलाइन होती है जो हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेज पुट्स लेसर कंप्रेसिव फोर्सेस एट द जॉइंट एट फास्टर वेलोसिटी एज कम्पेयर टू द स्लोअर वेलोसिटी। हम पीछे ये सारी चीज़ें पढ़ के भी आए हैं कि कब की जो है वो कंसेंट्रिक एक्टिविटीज़ के अंदर जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आपके मसल के अंदर जो है वो टेंशन जो है वो कम जनरेट होती है, टेंशन कम जनरेट होती है एज अ रिजल्ट, और स्लोअर वेलोसिटीज के ऊपर ज़्यादा टेंशन जनरेट होती है और ज़्यादा जो है वो कंप्रेसिव लोड आते हैं आपके जॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि स्लोअर वेलोसिटीज के अंदर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है, वो कंट्रोल इससे जो है वो अलाइन कर रहा होता है। आइसोकाइनेटिक एक्टिविटीज़ हमेशा जो हम लेटर स्टेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन के ऊपर करते हैं, जब पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुका होता है, रिटर्न टू फंक्शन की स्टेज में हम लोगों ने उसको भेजना होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है अकोमोडेशन टू फिटीग। लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाले आइसोकाइनेटिक डिवाइसेस होते हैं ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपके मसल के अंदर टेंशन कितनी जनरेट हो रही है। मसल के अंदर टेंशन जनरेट होगी, सिस्टम जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा, जो आपका आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर है वो आपको जो है वो क्या डायनामोमीटर है वो उसको जो है वो असेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस उसके ऊपर लग रही है वो उसको एडजस्ट कर लेगा, लेकिन स्पीड जो है वो सेम लगे। देखिए हमें पता है फटीग से क्या मुराद है, जब आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स यानी आपके मसल की टेंशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। मसल की टेंशन कम हो गई है, आपके जो आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर है आपका मसल उसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेगा। जब वो कम फोर्स अप्लाई करेगा तो आपका जो डायनामोमीटर है वो उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड भी कम अप्लाई करेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कम अप्लाई करेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज अकोमोडेशन टू फिटीग। अब वो कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर अब प्रोवाइड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस आर्म ऑफ द आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर। जो फोर्स, ये फोर्स एक्टिंग ऑन द, फोर्स एक्ट कौन कर रहा है, आपके मसल्स कर रहे हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा आपकी फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही ज़्यादा
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई हुई। इसलिए वो कहते हैं कि अगर जो है वो मोटर आउटपुट यानी आपके मसल की फोर्स कम हो गई है फटीग के साथ साथ, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास एक्टिविटी स्टॉप नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया तो एक्टिविटी स्टॉप हो गई है, बल्कि जो है वो स्लो हो जाएगी। आपका जो क्या कहते हैं स्पीड सेम रहेगी, बल्कि जो एक्सटर्नल लोड है वो कम होगा। देखिए अगर आपका मसल फटीग हो गया, ठीक है, मसल फटीग हो गया, आप बहुत ज़्यादा उसको फिर भी लोड देते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, वो तो इंजर हो जाएगा ना, ठीक है। आपने वहां तक नहीं उसको लेके जाना। आपने देखा कि मसल फटीग हो गया, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स अब कहाँ आना शुरू हो गया, डायनामोमीटर ने क्या किया, उसने रेजिस्टेंस से कम कर दिया। उसने कहा कि भैया अब कम लोड के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस कर। इसी तरह अगर जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सीज हो जाएगी, बल्कि मसल बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इस दौरान में जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, डायनामोमीटर को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, डायनामोमीटर की जो रेजिस्टेंस आर्म है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट आपकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो भी है तो आपका जो डायनामोमीटर है वो खुद को अकोमोडेट करेगा और वो जो है एक्टिविटी को सीज होने नहीं देगा। ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। अगेन ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि स्पीड सेम रह रही है, एक्सटर्नल लोड एडजस्ट हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर एक्सटर्नल लोड ज़्यादा था क्योंकि आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी जैसे हुई, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स कम हुई, रेजिस्टेंस जो है वो एडजस्ट की गई डायनामोमीटर की तरफ से, उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को कम कर दिया, लेकिन स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है वो स्टिल सेम थी। यही तो मकसद है आइसोकाइनेटिक एक्टिविटीज़ का। उसके बाद क्या है, अकोमोडेशन टू द पेनफुल आर्क। अभी जो सारा फटीग वाले सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया ना, वो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। वो कहते हैं जैसे जैसे पेशेंट की पेन इंक्रीज होगी, ठीक है, पेन इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली मसल की रिक्रूटमेंट कम होगी, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट कम होगी और फोर्स भी कम जनरेट करेगा। जब फोर्स कम जनरेट करेगा तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगी तो जो है वो पेशेंट को डैमेज जो है वो नहीं होगा, ठीक है, पेशेंट फिर भी मूवमेंट कर लेगा क्योंकि उसके ऊपर अब लोड बहुत कम हो रहा है। ज़्यादा लोड होगा ज़्यादा पेन होगी, कम लोड होगा तो पेन जो है उसके रिस्पेक्टिव जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो डायनेमोमीटर है वो फोर्स को डिटेक्ट करता है, उसके बाद वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता है और जब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर लेता है तो फिर वो जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज खुद कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगेन स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है वो सेम रह रही है। उसके बाद कहते हैं लिमिटेशन इन कैरी ओवर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक होती है टू द इफेक्ट जो कि वो प्रोड्यूस करना चाहती है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का प्रिंसिपल भी है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम आइसोकाइनेटिक की बात करते हैं तो इसकी जो कैरी ओवर इफेक्ट है, कैरी ओवर से मुराद होती है कि मैंने 0 to 90 डिग्री जो है ना, मैंने अपनी स्लो स्पीड के ऊपर जो है वो पेशेंट की मूवमेंट कराना शुरू हुई। हमने ये बात की थी ना कि स्पेसिफिक होती है, जो स्लो स्पीड है उसी के ऊपर उसका गेन होगा, इधर उधर कहीं भी गेन नहीं होगा, ठीक है। जो इंप्रूवमेंट आएगी वो स्लो स्पीड के अंदर ही आएगी। लेकिन अब वो ये बात कर रहा है कि हम क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्लो स्पीड के हो, थोड़े थोड़े चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके मीडियम स्पीड के ऊपर आते हैं और इसको हम कहते हैं कैरी ओवर इफेक्ट। और ये कैरी ओवर इफेक्ट हर ट्रेनिंग का वेरी करता है। कुछ के अंदर बिल्कुल ही कैरी ओवर नहीं होता, कुछ के अंदर इतना ज़्यादा कैरी ओवर होता है कि अगर आप एक लिम्ब के ऊपर मूवमेंट करा रहे हैं, एक लिम्ब के ऊपर एक्टिवेशन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा लिम्ब पे भी जो है उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसका कैरी ओवर इफेक्ट जो है उसका कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इसके आपको दो रीजन दे रहा है। वो पहला रीजन आपको ये दे रहा है कि हमारे पास जो भी डेली लाइफ के अंदर जो लिम्ब मूवमेंट्स हो रही होती हैं, खासतौर पर जो फंक्शनल टास्क हो रहे होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। हम लोगों ने तेजी से कोई चीज़ उठाई है, थ्रू आउट द रेंज हम उसको कांस्टेंट रखेगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में हम लोगों ने बहुत तेजी से उठा ली, मिडल रेंज के अंदर जाके स्लो। वो कहते हैं कि यूजुअली हम लिम्ब मूवमेंट जो है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शनल टास्क अकर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरी इसने ये बताई है कि यूनिप्लेनर मूवमेंट या मूवमेंट जब हम बात करते हैं ना ट्रेनिंग की, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर हम सिर्फ एक सिंगल जॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सिंगल मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल मसल के ऊपर यानी आइसोलेटेड एक्टिविटीज करा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ बहुत कम होती है कि यूनिप्लेनर मूवमेंट, हम डिफरेंट मल्टी जॉइंट मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये लिमिटेशन आती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इसका कैरी ओवर इफेक्ट है वो लिमिटेड है, क्योंकि एक तो हम थ्रू आउट द मूवमेंट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रख रहे हैं और चूंकि हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रख रहे हैं, जो भी सारा गेन होगा वो उसी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के ऊपर होगा, मे बी वो अलाइन ना करे आपके फंक्शनल टास्क के साथ। और दूसरी चीज़ है कि यूनिप्लेनर मूवमेंट करा रहे हैं, मे बी आप मल्टीप्लेनर मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो उसका जो है वो इफेक्ट दूसरे जॉइंट्स के ऊपर या दूसरे रेंजेस के ऊपर, मल्टी जॉइंट्स के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप आइसोलेटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेशल कंसीडरेशन ये है कि इसके अंदर चूंकि आपके पास एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके आप कर सके, क्योंकि कुछ भी कर लेता है थेरेपिस्ट, एक्सटर्नली मैनुअली जो है वो स्पीड को कांस्टेंट नहीं रख सकता, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है अप्रोप्रिएट सेटअप होना चाहिए, पेशेंट की पोजीशन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वो कहता है कि हम 90-90 पोजीशन जो है वो शोल्डर की और एल्बो की रखते हैं ताकि जो है ना पेशेंट की इफेक्टिव मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। इसी तरह इनिशिएशन और प्रोग्रेशन हम लोग स्टार्टिंग के अंदर किस तरह से कराते हैं और फिर हम लोग प्रोग्रेस किस तरह से करते हैं, ये चीज़ें वेरी करती है। और इसका आपके बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, हम उस टेबल से
अब अगर आप इस बुक 6.10 को देखो, उसके अंदर वो लिखते हैं इनिशियली टू कीप द रेजिस्टेंस लो सब मैक्सिमल आइसोकाइनेटिक एक्टिविटी एक्सरसाइजेज इंप्लीमेंटेड। स्टार्टिंग के अंदर हम सब मैक्सिमल एक्टिविटीज़ कराते हैं, फिर हम किस पे मूव करते हैं, मैक्सिमल एक्टिविटीज़ पे मूव करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। उसके बाद मैंने अवॉइडिंग एन अनस्टेबल और पेनफुल पोर्शन ऑफ द रेंज ऑफ मोशन इज नेसेसरी शॉर्ट आर्क मूवमेंट कराते हैं बिफोर द फुल आर्क मूवमेंट। सिंपल सी बात है, हम स्टार्टिंग में मूवमेंट करा रहे हैं 0 to 90 डिग्री है, उसके अंदर पेशेंट को पेन नहीं हो रही, 90 to 120 डिग्री है, इसमें पेशेंट को पेन हो रही है, तो हम स्टार्टिंग के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ 0 to 90 की रेंज के ऊपर उसको आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग कराएंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। फिर उसने लिखा हुआ है स्लो टू मीडियम ट्रेनिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, स्लो टू मीडियम ट्रेनिंग वेलोसिटी करते हैं बिफोर प्रोग्रेसिंग टू फास्टर वेलोसिटीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमल कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन मल्टीपल वेलोसिटीज आर परफॉर्म्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इसेंट्रिक आइसोकाइनेटिक। हमें पता है पहले हम कभी भी क्या कराते हैं, कंसेंट्रिक स्टार्ट कराते हैं, फिर हम लोग जो है वो इसेंट्रिक एक्टिविटीज़ के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसमें उसने रीजन बताया कंसेंट्रिक आइसोकाइनेटिक एक्टिविटीज ईजियर टू लर्न एंड फुली अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कंसेंट्रिक एक्टिविटीज़ के अंदर कंट्रोल कम चाहिए होता है, पेशेंट इजीली परफॉर्म कर लेता है। वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर्म इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द पेशेंट ड्यूरिंग इसेंट्रिक आइसोकाइनेटिक एक्टिविटीज बट इज रोबोटिकली कंट्रोल्ड बाय द डायनेमोमीटर। क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे पास इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी जो वेलोसिटी है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका डायनेमोमीटर कंट्रोल कर रहा है, वो पेशेंट नहीं कंट्रोल कर रहा। तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ पेशेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है तो पेशेंट को अगर प्रॉपर्ली इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर उसका पहले ही कंट्रोल नहीं है, ऊपर से आप उसको वही एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी उसको एक्सेसिव कंट्रोल जो है वो रोबोटिकली प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी नेगेटिव इंपैक्ट फॉर द पेशेंट और कहीं ना कहीं पेशेंट को इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का खुद का कंट्रोल डेवलप कराते हैं। पहले हम कंसेंट्रिक स्टार्ट करते हैं, फिर हम पेशेंट को इसेंट्रिक एक्टिवेशन कराते हैं, लेकिन इसेंट्रिक भी पहले हम प्रॉपर्ली पेशेंट को सिखाते हैं कि आपने खुद कैसे कंट्रोल करना है, फिर हम इस लेवल के ऊपर पेशेंट को लेकर आते हैं कि वो जो है वो इसेंट्रिक रेजिस्टेंस एक्टिविटीज कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट isokinetic training. In the next part we will be learning about the close and open chain activities. Thank you so much.